नमस्कार, समो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टेंसर के ऊपर डिपेंड अपन क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास के अंदर क्रिस्टोफर सिंबल की, और क्रिस्टोफर सिंबल की अपन 3 प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। और तीनों ही प्रॉपर्टी के अंदर जो लास्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आज अपन प्रॉपर्टी फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप शेखावाट यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर आप कोई भी अदर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टोफर सिंबल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आज की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर, सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर यदि आपको आई और आई दो इंडेक्स ऊपर और नीचे वाली यदि सेम बनती हुई दिख रही हो, ऊपर और नीचे की दोनों इंडेक्स यदि आपको सेम बनती हुई दिख रही हो, तो उस क्रिस्टोफर सिंबल को आप इस डेरिवेटिव की फॉर्म में ले सकते हो 1/2g del g अपॉन del x, 1/2g del g अपॉन del x। और ये होगा 1 इसको मैं इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके लिख सकता हूँ। मतलब ये तो फिर अपन क्या देख सकते हैं, जैसे रूट जी का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट जी, और जी का डिफ्रेंशिएशन del g अपॉन del x। तो ये टर्म यदि आपको मिल जाएगी तो ये और ये दोनों टर्म तो केवल इसी को अलग फॉर्म में लिखा गया, मतलब डिफ्रेंशिएट करके अलग फॉर्म में लिखा गया। आपका मेन रिजल्ट क्या है? मेन रिजल्ट ये है कि सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में ऊपर की सुपरस्क्रिप्ट की इंडेक्स और नीचे की एक इंडेक्स यदि डमी इंडेक्स बन रही है, इंडेक्स सेम दिख रही है या फिर इंडेक्स रिपीट हो रही है, तो आप इस चीज़ को इसकी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। और यदि इस फॉर्म में यदि आपने प्रूव कर दिया तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम ही है, ये और ये रिजल्ट भी दोनों सेम ही है। भाई लॉग का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/√g होगा, फिर रूट जी का डिफ्रेंशिएशन 1/2√g होगा, और जी का डिफ्रेंशिएशन del g अपॉन del x, तो आपको सिंपली ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो सारे रिजल्ट सेम ही है। आपका मेन टारगेट क्या होगा? मेन टारगेट होगा 1/2g del g अपॉन del x, ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो अपन इसको आप राइट साइड से देखेंगे कि आपको वास्तव में शुरुआत कहाँ से करनी है। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले तो आपको ये देखना है। तो मैं क्या देखूंगा? मैं प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए मैं शुरुआत करूंगा राइट हैंड साइड से। मुझे एक डेरिवेटिव दिख रहा है del g अपॉन del x, del g अपॉन del x। g क्या चीज़ है? g जो है वो मीट्रिक टेंसर gij जो आपको दे रखा है, मीट्रिक टेंसर gij की डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। मीट्रिक टेंसर gij के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कौन सी? वो g है, और उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर रखा है xj के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? xj के रेस्पेक्ट में। तो अब यदि मैं लिखता हूं सिंस मीट्रिक टेंसर gij, मीट्रिक टेंसर gij को यदि आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा भाई? तो लिखा जाएगा G11, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आपका स्पेस एन डायमेंशनल स्पेस है, तो ये समेशन जाएगा आपका 1 से लेके n तक, G1n। दूसरी रो आएगी इसकी G21, G22, G23 एंड G2n। हाँ, तो जो मीट्रिक टेंसर कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर जो gij है, उसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो G11, G12, G13, G1 तक n तक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं n डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ। G21 सेकेंड रो, G21, G22, G23, G2n, G2n, इस तरीके से ये चलती रहेंगी, और n रो आएंगी इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और n तक, Gn1, Gn2, Gn3, और कहाँ तक आएगी? Gn तक आएगी। इसका मतलब आपको n/n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, n/n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगी, n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल रही है। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो बिना इंडेक्स का जो जी आपको दिख रहा है, वास्तव में ये जो जी है वो इस मैट्रिक टेंसर, ये जो मैट्रिक्स जो आपको दिखाई दे रही है, इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को शो करता है। ये मतलब इस gij जो आप लिख रहे हैं वो तो है मैट्रिक्स की फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स का यदि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कौन सा मिलेगा आपको? इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी जी। तो यहाँ पे यदि मैं देखना चाहूँ तो अपन जी की बात करेंगे, अपन केवल जी, और केवल जी जो है ना वो gij जो मैट्रिक्स बन रही है उसका डिटर्मिनेंट है, और वो डिटर्मिनेंट कुछ ये आएगा भाई, कितना आएगा? G11, G12, G13 और कहाँ तक आएगा?
G1n तक होगा। फिर दूसरा होगा आपका G21, G22, G23 और G2n। तीसरी रो यदि मैं और लिखूँ तो मिलेगा G31, G32, G33 और G3n। इस तरीके से ये रो चलती रहेंगी। कितनी रो आएंगी? n रो आएंगी। तो Gn1, Gn2, Gn3 और Gnn। तो n/n की आपको एक डिटर्मिनेंट मिल गई। n/n की क्या मिल गई? डिटर्मिनेंट मिल गई। ठीक है। अब देखो आपको रिजल्ट क्या चाहिए? आपको चाहिए इस g का डिफरेंशिएशन xj के रेस्पेक्ट में, और ये जो g है वो ये आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? ये जो इक्वेशन सी आपको दिख रही है कि ये जो g आपको दिख रहा है सिंपल g जिसके कोई इंडेक्स आप यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि इस कोवेरिएंट gij का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इस पूरी का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ xj के रेस्पेक्ट में। जो आपको चाहिए किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? xj के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो मैं xj के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू xj। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू xj के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा del g अपॉन del xj इक्वल टू क्या आएगा भाई? अब जब डिटर्मिनेंट को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने का तरीका ये रहता है कि आप पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दें, बाकी को छोड़ दें, फिर सेकंड को कर दें, फिर रिमेनिंग को छोड़ दें, फिर थर्ड को कर दें, रिमेनिंग को छोड़ दें। इसका मतलब हर रो को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हर रो को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट आएगी उसके अंदर फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा del g11 अपॉन del xj, del g11 अपॉन del xj। फिर दूसरा होगा del g12 अपॉन del xj, del g12 अपॉन del xj, del g13 अपॉन del xj। इस तरीके से del g1n अपॉन del xj। बाकी रिमेनिंग जितनी भी सारी रो हैं वो सारी रो आपकी इस तरीके से करनी है, सेम रखनी है। तो सेकंड रो आपकी सेम आएगी G21, G22, G23 और G2n। और लास्ट रो इसकी मैं इसके लिखूँ तो आएगा Gn1, Gn2, Gn3 और Gnn। ठीक है। प्लस अब मैंने क्या किया? फर्स्ट रो का कर दिया पहले डिफरेंशिएशन। अब मैं सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और बाकी रिमेनिंग को मैं छोड़ रहा हूँ। तो बाकी रिमेनिंग को तो आप छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट रो को अब मैंने छोड़ दिया G11, G12, G13 और G1n, इसको तो मैंने छोड़ दिया। और किसका होगा? अब होगा del G21 अपॉन del xj, del G22 अपॉन del xj, del G23 अपॉन del xj और del G2n अपॉन del xj। और बाकी जो रो आएंगे वो सारी रो आपकी सेम रहेंगी। ये G31, G32 ये इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब Gn1, Gn2, Gn3 और Gnn। इस तरीके से ये चलता जाएगा। लास्ट कहाँ तक चलेगा? ये लास्ट कहाँ तक चलेगा? ये लास्ट कहाँ तक चलेगा? ये लास्ट चलेगा तब तक जब तक लास्ट रो का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर दें। लास्ट रो का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर दें। तो देखो आप यहाँ पे फर्स्ट रो का किया मैंने, फर्स्ट रो का कर दिया डिफरेंशिएशन, बाकी को मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सेकंड रो का कर दिया, फिर बाकी को छोड़ दिया। इस तरीके से मैं फिर थर्ड का करूँगा, बाकी को छोड़ दूंगा। इस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे लास्ट रो तक जाना पड़ेगा। तो G11, G12 और G1n, ये फर्स्ट रो को छोड़ दिया। G21,
G22 एंड G2n, सेकंड को छोड़ दिया। इस तरीके से मैं बाकी तो छोड़ रहा हूँ, लास्ट रो तक जाऊंगा मैं। तो लास्ट रो का डिफरेंशिएशन Gn1 अपॉन डेल एक्स जी, डेल Gn2 अपॉन डेल एक्स जी, और डेल Gnn अपॉन डेल एक्स जी अपॉन डेल एक्स जी। अब देखो भाई, मतलब मुझे क्या मिला कि जब मैंने g का डिफरेंशिएशन एक्स जे के रेस्पेक्ट में किया, g का डिफरेंशिएशन एक्स जे के रेस्पेक्ट में किया, तो मेरे को n फर्स्ट रो का करूंगा, सेकंड का, तो कितनी रो होंगी? n रो होंगी, तो मुझे n डिटर्मिनेंट्स मिल रही हैं। ठीक है, अब जब मैं पहली डिटर्मिनेंट को जब मैं सोल्व करूंगा, तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस रो के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करेंगे, तो डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर आएगा, ध्यान रखें। फिर डेल G12 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर आएगा, फिर डेल G13 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर आएगा, फिर डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर आएगा। तो इस तरीके से जितने भी सारी टर्म्स लिखी जा रही हैं उसके साथ में इसका कोफैक्टर भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये इंटू इसका कोफैक्टर, भाई अपन सोल्व करने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास 2/2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखी है, और इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो पहले तो मैं 2 इंटू इसका कोफैक्टर -3 इंटू इसका कोफैक्टर, या फिर यदि आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, मान लो 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, 3/3 की मैट्रिक्स यदि आपको दे रखी हो, तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है? सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप एक रो को पकड़ें और उस रो में जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर को उनसे मल्टीप्लाई करते जाएं। तो फर्स्ट इस पहले आपको डिटर्मिनेंट को यदि सोल्व करना होगा, तो डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर लिखा जाएगा, डेल G12 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर लिखा जाएगा। इस तरीके से पहले तो ये डिटर्मिनेंट सोल्व होगी, फिर ये दूसरी डिटर्मिनेंट सोल्व होगी। तो ध्यान रखिए, मैं डिटर्मिनेंट उसी को सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं उसी रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस रो के अंदर मुझे डिफरेंशिएशन वाली पोर्शंस दे रखे हैं। और ये ध्यान रखें, किसी भी डिटर्मिनेंट को यदि आप सोल्व कर रहे हैं तो आप चाहे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करें, चाहे सेकंड रो के अकॉर्डिंग करें, चाहे थर्ड रो के अकॉर्डिंग, किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी रो को चूज करते हुए आप उसको सोल्व कर सकते हो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले डिटर्मिनेंट की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसको मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करूंगा, जब मैं सेकंड डिटर्मिनेंट को सोल्व करूंगा तो उसको मैं सेकंड रो के अकॉर्डिंग ओपन करूंगा, और जब मैं लास्ट जो मेरी nth जो डिटर्मिनेंट होगी उसको सोल्व करने के लिए मैं इसकी nth रो को मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं देखो क्या लिखूंगा। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे इंटू क्या आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा, इंटू क्या आएगा, इसका कोफैक्टर, डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर प्लस डेल G12 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर आएगा, इंटू इसका कोफैक्टर आएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये तो मेरी ओपन हुई है कौन सी, मतलब ये लिखा जाएगा कौन सा, लास्ट में कौन सा आएगा इसका, प्लस डेल G1n अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर, इंटू इसका कोफैक्टर, इंटू इसका कोफैक्टर। ये तो मेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट सोल्व हुई है, ये तो मेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट है लिखी है मैंने। अभी तक मैंने इनके कोफैक्टर लिखे नहीं है, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि ओपन करूंगा तो ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर होगा, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर। फिर उसी तरीके से मैं प्लस करूंगा इसके अंदर, और सेकंड डिटर्मिनेंट को मैं सोल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल जी, मैं लिखूंगा प्लस मैं क्या लिखूंगा, डेल जी 21 डेल जी 21 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर होगा, प्लस डेल G22 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर होगा। इस तरीके से डेल
2n अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर होगा। ये मेरी दूसरी डिटर्मिनेंट है। ये मेरी कौन सी है? दूसरी डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट को मैंने सोल्व किया, सेकंड को मैंने सोल्व किया, इस तरीके से मैं सोल्व करता जा रहा हूँ और मुझे लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में मुझे, मैं इस रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन करूँगा लास्ट डिटर्मिनेंट को, तो डेल जी n1 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर प्लस डेल जी n2 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर। इस तरीके से ये कोफैक्टर चलते जाएंगे और डेल जी एन एन अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर। तो मैंने क्या क्या किया है? फर्स्ट डिटर्मिनेंट को मैंने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन किया है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट को मैंने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन किया है, सेकंड डिटर्मिनेंट को मैंने सेकंड रो के अकॉर्डिंग ओपन किया है, और लास्ट डिटर्मिनेंट को अपन ने लास्ट रो के अकॉर्डिंग, इसकी लास्ट रो के अकॉर्डिंग अपन ने इसको ओपन किया है। ठीक है, तो ये इंटू इसका कोफैक्टर प्लस ये इंटू इसका कोफैक्टर प्लस ये इंटू इसका कोफैक्टर, ये होगी फर्स्ट डिटर्मिनेंट। दूसरे के अंदर सेकंड रो के अंदर ये इंटू इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ये मेरी कौन सी होगी? सेकंड डिटर्मिनेंट। और इस तरीके से मैं सोल्व करता जाऊंगा तो मुझे लास्ट डिटर्मिनेंट की लास्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूंगा, तो डेल जी n1 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर, डेल जी n2 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर, और डेल जी nn अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज़ को एक बार आप यहीं छोड़ दें, इस चीज़ को एक बार आप यहीं छोड़ें और अपन एक रिजल्ट के ऊपर देखते हैं। भी आपको ये पता है, सिंस वी नो दैट, ये एक चीज़ हमें पता है कि जब भी मैं कॉन्जुगेट लिखता हूं, जब भी मैं कॉन्जुगेट लिखता हूं, जब भी मैं कॉन्जुगेट लिखता हूं, कोवेरिएंट टेंसर जीआईजे का, जब भी मैं कोवेरिएंट टेंसर जीआईजे का मैं कॉन्जुगेट लिखता हूं, तो मैं उसको इस तरीके से शो करता हूं, जी आई जे अपॉन जी। ये जो है ना वो वास्तव में ये जी है, तो जी आई जे अपॉन जी। ये किसको शो करता है? ये कोफैक्टर को शो करता है। किसको शो करता है? कोफैक्टर को शो करता है। ठीक है, अच्छा जी, एक अपन ने क्या देखा? एक अपन ने ये भी देखा, एक अपन ये भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि जो जी आई जे की जो डिटर्मिनेंट है, जी आई जे की जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ डिटर्मिनेंट ये है, G11, G12, G1n, G21, G22 और G2n, G2n। ठीक है, इस तरीके से आएगा लास्ट Gn1, Gn2, Gnn। अब देखो एक बार, अब एक बार तो आप इस चीज को देखो और एक बार आप इस चीज को देखो। मैं क्या देख पा रहा हूं इसके अंदर? इसके अंदर मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रही है, इसके अंदर डेल जी 11 अपॉन डेल एक्स जे का जो कोफैक्टर है, डेल जी 11 अपॉन डेल एक्स जे का जो कोफैक्टर होगा, तो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं? इससे पास होने वाली ये कॉलम और ये रो में हटा दूंगा, तो बाकी रिमेनिंग इसका ये पोर्शन बचेगा, रिमेनिंग इसका ये पोर्शन बचेगा, रिमेनिंग इसका ये पोर्शन बचेगा। डिटर्मिनेंट यही तो बचेगी, तो ये इंटू ये इसका कोफैक्टर होगा। अब देखो आप इसी चीज के अंदर मैं क्या बताऊंगा आपको, यहाँ देखो, जब मैं यहाँ पे G11 का कोफैक्टर निकालूंगा, जब मैं यहाँ G11 का कोफैक्टर निकालूंगा, तो G11 का कोफैक्टर निकाले तो G11 से पास होने वाली रो और G11 से पास होने वाले कॉलम को मैं हटाऊंगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो पोर्शन मेरा ये बचेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मेरे पास ये बच रहा है G22, G23, G2n, Gn2, Gn3 और Gnn। तो आप देख सकते हैं कि डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे का कोफैक्टर वही है जो G11 का कोफैक्टर है।
क्या देखा आपने, डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे का को फैक्टर वही है जो इस डिटर्मिनेंट के अंदर जी वन वन का है। तो मैं रिजल्ट क्या लिख सकता हूं, ये तो केवल किसका था, ये तो केवल जी डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे के लिए दिखा। सेम उसी तरीके से आप इसका भी निकालोगे ना, डेल जी वन टू अपॉन डेल एक्स जे का, तो उसका भी सेम ही आएगा कि इसका को फैक्टर डेल जी वन टू अपॉन डेल एक्स जे का को फैक्टर, डेल जी वन टू अपॉन डेल एक्स जे का को फैक्टर वही होगा जो कि जी वन टू का होगा। इसी तरीके से डेल जी वन एन अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी वन एन अपॉन डेल एक्स जे का को फैक्टर वही होगा जो कि जी वन वन का को फैक्टर है। इसका मतलब आप सब रिजल्ट के लिए जहां भी मेरे को को फैक्टर दिख रहा हो, उन सारे को फैक्टर को मैं इस डिटर्मिनेंट से मैं देखूंगा। मतलब इसके अंदर जैसे मान लो मैंने इसका को फैक्टर लिखा ना डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे, तो इसके को फैक्टर की जगह मैं किसका को फैक्टर लिखूंगा, मैं जी वन वन का को फैक्टर लिखूंगा। किसका, जी वन वन का को फैक्टर किसके अंदर, इस डिटर्मिनेंट ऑफ जी के अंदर, मतलब इस जी के अंदर देखूंगा मैं। ठीक है, तो रिजल्ट आप यहां से एक ये निकाल सकते हो, क्या, को फैक्टर ऑफ डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे, ये इक्वल है किसके, को फैक्टर ऑफ जी वन वन, को फैक्टर ऑफ जी वन वन इन जी, या आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जी के अंदर। मतलब इस जी के अंदर इस जी वन वन का जो को फैक्टर आएगा वही को फैक्टर डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे का आएगा। ठीक बात है, इस रिजल्ट का मैं जहां भी को फैक्टर वर्ड लिखा हुआ ना उसकी जगह मैं इस रिजल्ट की जगह मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा। अब देखो आप ये चीज क्या है, इधर देखो आप ये चीज क्या है, ये को फैक्टर को शो कर रही है जी आई जे, ये को फैक्टर है किसके अंदर, जी के अंदर, को फैक्टर है ये, को फैक्टर ऑफ जी आई जे, को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ जी। मतलब जी के को फैक्टर को मैं इससे शो कर रहा हूँ, जी आई जे से शो कर रहा हूँ। इसका मतलब जो यहाँ से को फैक्टर की जो वैल्यू आएगी ना, इस चीज को यदि मैं आगे सोल्व करके लिखता हूँ, इस चीज को यदि मैं आगे सोल्व करके लिखता हूँ, तो मैं यहाँ से ये चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, कि ये जो जी आई जे जो को फैक्टर है, जी आई जे जो मेरा को फैक्टर है, इस को फैक्टर को मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये जी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे जी इंटू जी आई जे, जी इंटू जी आई जे लिखा जाएगा, जी इंटू जी आई जे लिखा जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने लिखा ना को फैक्टर ऑफ जी वन वन, तो को फैक्टर ऑफ जी वन वन का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है ये जी वन वन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, जी वन वन की बात कर रहा है, ये को फैक्टर ही है, ये ध्यान रखें। और ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, जहां भी मेरे को को फैक्टर वर्ड दिख रहा है उसकी जगह मैं जी वन वन का को फैक्टर, कोवेरिएंट जी वन वन जो होगा ना उसका को फैक्टर लिखूंगा, या कोवेरिएंट जो जी आई जे होगा उसका को फैक्टर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिखी। अब देखो आप जहां भी मुझे ये चीज़ दिख रही हो, जहां भी मुझे को फैक्टर वर्ड दिख रहा हो, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, डेल जी वन वन अपॉन डेल एक्स जे की जगह को फैक्टर आएगा कौन सा, जी वन वन, यहाँ को फैक्टर आएगा जी वन टू, यहाँ को फैक्टर आएगा जी वन एन। सेम उसी तरीके से यहाँ को फैक्टर आएगा किसका, ये को फैक्टर वास्तव में है तो इसका, लेकिन इस चीज़ को आपने कंपेयर कर दिया इससे, इस चीज़ को आपने कंपेयर कर दिया इस चीज़ से कि ये रिजल्ट आप यूज़ कर रहे हैं, और इस रिजल्ट का यूज़ करते आप जो डेरिवेटिव वाला जो को फैक्टर है उसकी जगह आप जी वन वन का को फैक्टर जो कि आप जी आई जे की फॉर्म में लिख रहे हैं, जी आई जे की फॉर्म में लिख रहे हैं, उस चीज़ को मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा जी टू वन, जी टू वन, यहाँ लिखा जाएगा जी टू टू, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा जी टू एन। सेम उसी तरीके से यहाँ आएगा को फैक्टर ऑफ दिस, इसका को फैक्टर किसके बराबर होगा, जी एन वन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जी एन वन के बराबर, जी एन वन के बराबर। और इसका जो आएगा ना को फैक्टर, इसका जो को फैक्टर आएगा वो को फैक्टर होगा जी एन टू,
और यहाँ आएगा जी एन एन, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ भी को फैक्टर वर्ड लिखा हुआ है इस को फैक्टर वर्ड की जगह आप ये चीज़ पुटअप कर देंगे आप, ठीक है। अब देखो भी आगे चलें, ये तो मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैंने इस डिटरमिनेंट को उस डिटरमिनेंट से कंपेयर किया और मैंने ये देखा कि G11 का को फैक्टर वही है जो डेल G11 अपॉन डेल एक्स का है, और को फैक्टर ऑफ G11, और ये को फैक्टर G11 का है कौन सा, G11 का को फैक्टर ये है कौन सा, G11 को फैक्टर ये कौन सा है, इसको मैं लिखूंगा G11, और इस चीज़ को मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, इस चीज़ को यदि मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भी ध्यान रखें। इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है, इसमें जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है। इस इक्वेशन को यदि आप मान लो A1 नाम देते हैं, इस A1 इक्वेशन का यदि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो G11 की वैल्यू क्या आती है बताओ। देखिए I और J 11 होगा तो इसको लिखूंगा मैं G इंटू G11, G इंटू G11, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे मान लो मैं लिखूंगा डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे, ये किसकी वैल्यू है, ये G11 की वैल्यू। इस तरीके से G12 की जो वैल्यू आएगा ना वो G इंटू G12 आएगा, फिर G13 की वैल्यू आएगी इसके अंदर G इंटू G13 आएगा। इस तरीके से जहाँ भी मुझे ये कैपिटल G11 को फैक्टर जो दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, G और G11। मतलब इसमें मैंने दो मेजर चीज़ें ट्विस्ट के रूप में यूज़ की हैं। वो क्या क्या यूज़ की हैं, पहले तो मैंने ये यूज़ किए कि जो G की जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट को मैंने कंपेयर किया है इस डेरिवेटिव वाली डिटर्मिनेंट से, और मैंने ये देखा है कि जो इसके एलिमेंट का जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो को फैक्टर आएंगे वही को फैक्टर इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो के होंगे। तो मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ कि डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे का जो भी कोई को फैक्टर होगा वो को फैक्टर वास्तव में G11 के को फैक्टर के इक्वल होगा, G11 के को फैक्टर के इक्वल होगा। और G11 का जो को फैक्टर है उसको आप G11 यहाँ से देख सकते हैं। ये जो कॉन्जुगेट टेंसर का जो कॉन्सेप्ट है कि Gij जो है ना वो कोवेरिएंट Gij का यदि कॉन्जुगेट टेंसर है तो इस कॉन्जुगेट टेंसर को आप किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्जुगेट टेंसर के कॉन्सेप्ट से मुझे मिला कि Gij अपॉन जी लिखा जाएगा ये, तो इस Gij की जो वैल्यू आएगी वो G इंटू Gij हो जाएगा, G इंटू जी कॉन्ट्रावेरिएंट Ij आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेजर दो इसके अंदर ट्विस्ट है, एक तो A1 इक्वेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, दोनों एक साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जब मैं यूज़ करूँगा उसके अंदर तो देखो ये चीज़ क्या लिखी जाएगी। पहले मैं लिखूंगा डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे इंटू G11, और G11 की जगह क्या लिखा जाएगा, G इंटू G11, ठीक है। तो आप इसको एक बार इक्वेशन नाम दे दें। ये इक्वेशन मेरी इक्वेशन A1 तो ये है, ठीक है। इक्वेशन A2 ये है और इक्वेशन A3 ये है, ठीक है। और इक्वेशन A4 ये है। मतलब चारों इक्वेशन को आपको एक साथ देखना है। पहले मैंने इक्वेशन A3 का यूज़ करना है, फिर A3 का यूज़ करने के बाद में मुझे A2 का यूज़ करना है, और A2 का यूज़ करना है A2 का यूज़ किस में करना है, इस कंडीशन के अंदर को फैक्टर के अंदर यूज़ करना है। तो मुझे इक्वेशन कौन सी मिलेगी, A4 मिलेगी, और A4 का मैं यूज़ करते जाऊँगा अभी, ठीक है। तो अब देखो यूजिंग इक्वेशन A2 A3 A4 इन इक्वेशन A1, यूजिंग इक्वेशन A2 A3 and A4 in A1 we have del Z upon del XJ equal to, तो सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है, सबसे पहले लिखा जा रहा है डेल G11 अपॉन डेल XJ इंटू इसका कोफैक्टर, इंटू इसका कोफैक्टर लिखा जा रहा है। ये देखो इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कौन सा है, G11 है, और G11 की वैल्यू कितनी है, G इंटू G11 है, G इंटू G11, G इंटू G11 प्लस डेल G12 अपॉन डेल XJ इंटू इसका कोफैक्टर लिखा जा रहा है। तो देखो डेल G12 अपॉन डेल XJ इंटू इसका कोफैक्टर G12, और G12 की जो वैल्यू है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। ये तो मैंने किसकी निकाला है, केवल G11 के लिए देखा हमने। जब मैं G12 करूँगा
जी मैं G12 करूँगा, G12 करूँगा तो यहाँ G12 होगा और ये G होगा, तो G12 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकाल सकते हैं आप। मतलब यहाँ से यदि आप G12 निकालेंगे तो G और G12 आ जाएगा, ये G और G12 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, G इंटू G12। इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो फर्स्ट जो मिलती है मुझे क्या मिलती है, लास्ट में आएगा G1n अपॉन डेल एक्स जे और G1n आएगा। ठीक है। फिर सेकंड में देखो आप, ये तो मिला मुझे फर्स्ट डिटर्मिनेंट से, फिर दूसरा मिलेगा मुझे प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट से। सेकंड में आएगा डेल G21 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर, यही देखो आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड ये है डेल G21 अपॉन डेल एक्स जे इंटू इसका कोफैक्टर G21 है, ये कौन सा है, G21 है ये। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ये इंटू इसका कोफैक्टर, तो क्या लिखा जाएगा, G और G21 प्लस डेल G22 अपॉन डेल एक्स जे इंटू G22। इस तरीके से जो लास्ट इसका आएगा वो क्या आएगा, डेल G2n अपॉन डेल एक्स जे G2n। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर मैं डायरेक्ट किसका लिख रहा हूँ, लास्ट का लिख रहा हूँ। लास्ट का लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल Gn1 अपॉन डेल एक्स जे Gn1 आएगा ये देखो G11 G21 Gn1 प्लस Gn2 अपॉन डेल एक्स जे और ये आ जाएगा Gn1 N2 और इसकी जो लास्ट आएगा वो क्या आएगा, डेल G2n अपॉन डेल Gn अपॉन डेल एक्स जे और Gn। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जितनी भी सारी डिटरमिनेंट बनी, मेरी एन डिटरमिनेंट बनी, उनको मैंने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन किया, सेकंड को मैंने सेकंड रो के अकॉर्डिंग ओपन किया, और थर्ड को मैंने थर्ड रो के अकॉर्डिंग ओपन किया। ओपन करने के बाद में मैंने कोफैक्टर्स को कंपेयर किया, कि मैंने क्या देखा, अपन ने क्या देखा कि इस डेल जी अपॉन डेल एक्स जे के अंदर इस फर्स्ट रो के जितने भी सारे एलिमेंट हैं, इनके जितने भी सारे कोफैक्टर होंगे, सारे कोफैक्टर वही होंगे जो इस जी के अंदर इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के हैं। ये तो मैं लिख रहा हूं। तो आपने क्या किया, जो डेल G11 अपॉन डेल एक्स जे का जो कोफैक्टर है उसकी जगह आपने इस G11 का कोफैक्टर लिख दिया, कोफैक्टर ऑफ G11 इन G, और वो कौन सा है, G11 है। वो कौन सा है, G11 है। यहाँ से देखेंगे आप। और Gij का जो कोफैक्टर है, मतलब G11 का जो कोफैक्टर है ना, ये इससे लिखा जाएगा। ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स टेंसर है किसका, इस कोवेरिएंट Gij का, अपॉन में G है इसके। तो कोफैक्टर का मुझे रिजल्ट मिलेगा कि कोफैक्टर Gij इक्वल टू G इंटू G कॉन्ट्रावेरिएंट Ij। मतलब ये जो G आपने निकाल रखा ना, ये तो G है कोवेरिएंट मैट्रिक्स टेंसर का डिटरमिनेंट की वैल्यू, और यहाँ जो आपका यार वो क्या आ रहा है, कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक्स टेंसर आ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया यहाँ पे, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है ये, कि कोवेरिएंट Gij यदि आपको दे रखा हो तो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स टेंसर जो आएगा वो कॉन्ट्रावेरिएंट में आएगा। वो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस तरीके से आप इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा। तो आपने पहली चीज तो कौन सी यूज की, कोफैक्टर को आपने कंपेयर किया दूसरे से, फिर कोफैक्टर्स की वैल्यू रखी आपने इस कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स टेंसर के कॉन्सेप्ट से यूज करते हो। मतलब दो चीज मैंने यूज की है, कॉन्जुगेट टेंसर के कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया है, और साथ साथ में अपने कोफैक्टर्स को जी के डिटरमिनेंट के जो कोफैक्टर्स हैं उनसे आपने उसको कंपेयर किया है। ठीक है, तो आपको फाइनल रिजल्ट कुछ ये मिला है। अब देखो भी, अब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, देखो एक बार आप इस चीज को देखने से क्या पता चलेगा आपको, देखने से मुझे पता ये चलेगा कि ये मुझे कुछ समेशंस दिख रहे हैं। पहले मैं क्या देख रहा हूँ, पहले 1 इंडेक्स तो फिक्स है, फिर दूसरी 1, देखो ये इंडेक्स यहाँ पे वेरी हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 आएगा, फिर n आएगा, फिर आपने
इस दूसरे इंडेक्स को मैंने फिक्स किया 2, फिर ये 2 फिक्स रहेगी, फिर 1, फिर आएगा कौन सा 2, फिर आएगा कौन सा n2n। तो इस तरीके से अपन क्या देख पा रहे हैं, अपन ये देख पा रहे हैं कि ये कुछ समेशंस मुझे दिख रहे हैं। पहले एक इंडेक्स फिक्स होगी, फिर दूसरी इंडेक्स फिक्स होगी, फिर nवी इंडेक्स फिक्स हो गई, और फिर दो इंडेक्स के वेरिएशन हो रहे हैं। पहले एक इंडेक्स फिक्स हो रही है, दूसरी इंडेक्स का वेरिएशन हो रहा है 1 से लेके n तक, फिर पहली इंडेक्स फिक्स हो रही है, फिर उसी दूसरे इंडेक्स का वेरिएशन हो रहा है 1 से लेके n तक, फिर वो इंडेक्स n तक फिक्स रखना आपको। पहले 1 फिक्स किया, फिर 2 फिक्स किया, फिर n फिक्स किया, और दूसरे इंडेक्स को आपने वेरी करवाते गए। तो इन सारे चीज़ों को यदि मैं एक ही टेंसर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, इन सारी चीज़ों को यदि मैं एक ही टेंसर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा भाई? एक ही टेंसर की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं इसको कुछ यूँ लिखूंगा। देखो, इसमें जी तो सब में कॉमन है, जो जी आपको दिख रहा है वो तो जी सब में कॉमन है भाई, जी तो कॉमन है। अब देखो मैंने क्या लिखा, इसको कुछ इस तरीके से लिखा, डेल जी इसको मैं जे तो इंडेक्स मैंने यूज कर रखी है, इसको मैंने आई और एल कर दिया, डेल जी आई एल अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी आई एल अपॉन डेल एक्स जे, और यहाँ भी इंडेक्स वही होंगी, जी आई एल, ये सारे का सारा रिजल्ट इसी के अंदर है। अभी कैसे वो देखो आप, यहाँ आई और आई भी डमी इंडेक्स है, एल भी डमी इंडेक्स है। तो डमी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? समेशन होता है। तो समेशन किस तरीके से करेंगे आप? समेशन आप इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने आई को 1 फिक्स किया, आई को मैंने 1 फिक्स किया, फिर मैंने एल को वेरी करवाया 1 से लेके n तक, तो मुझे फर्स्ट रो मिल गई इसकी, मतलब फर्स्ट रिजल्ट मिल गया मुझे। फिर मैंने आई को 2 फिक्स किया, फिर मैंने एल को वेरी करवाया 1 से लेके n तक, फिर मैंने आई को n तक वेरी करवाते गया, तो आई को मैंने n फिक्स किया, फिर मैंने एल को वेरी करवाया 1 से लेके n तक। तो जितने भी सारे रिजल्ट्स, ये पूरा रिजल्ट आपको दिख रहा है, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में, टेंसर की फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो, जहाँ आई भी डमी इंडेक्स है और एल भी डमी इंडेक्स है, क्योंकि आई भी वेरी कर रही है और एल भी वेरी कर रही है, और उसका क्या हो रहा है? समेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पूरे रिजल्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये रिजल्ट किसका था भाई? ये रिजल्ट था डेल जी अपॉन डेल एक्स जी का था, डेल जी अपॉन डेल एक्स जे का था ये। ठीक है, अब आप इसको देखो, जी तो बाहर है, मैं अब प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डेल जी आई एल अपॉन डेल एक्स जे यदि आपको दे रखा हो, मतलब उसका कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर का यदि डिफरेंशिएशन दे रखा हो, तो आप इसको दो तरह के क्रिस्टोफर सिंबल में तोड़ सकते हो। कौन कौन से? फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल में आप तोड़ोगे। पहला तो कौन सा होगा? आप इसको इस तरीके से देखो, आप पहले तो पहला ये यू बनाओ, आप आई जे कोमा एल प्लस, फिर उल्टा यू बना दो, वापस कन्वर्स लो आप, एल जे कोमा आई, एल जे कोमा आई। तो इसमें दो क्रिस्टोफर सिंबल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा आई जे कोमा एल बनेगा, इसके साथ में ये जी आई एल है, इसके साथ में ये जी आई एल है, प्लस दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा एल जे कोमा आई, एल जे कोमा आई, और इसके साथ में क्या है? जी आई एल। किसका यूज किया आपने? आपने यूज किया है यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी का आपने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो बन क्या रहा है? आई जे और एल, तो मैं क्या देख रहा हूं? कोमा के बाद की इंडेक्स मेरी कॉमन दिख रही है, कोमा के बाद की इंडेक्स मेरी कॉमन दिख रही है, तो इस इंडेक्स को तो मैं हटा दूंगा, बाकी रिमेनिंग इंडेक्स कौन सी बचेगी? मेरी आई बचेगी। तो ये सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है ये, और ये भी क्या होगा? कोमा के बाद की इंडेक्स आई, जो कि यहाँ डमी इंडेक्स दिख रही है, कोमा के बाद की इंडेक्स डमी इंडेक्स दिख रही हो। ध्यान रखें, फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के मल्टीपल में कॉन्ट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर दे रखा हो, और कोमा के बाद की इंडेक्स यदि आपको कॉमन दिख रही हो या डमी इंडेक्स दिख रही हो, तो ये श्योरली क्या है? सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है। ये श्योरली क्या है? सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से देख सकते हैं। सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास
MIJ सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IJ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है किससे, GMK से। देखो कोमा के बाद की इंडेक्स कॉमन इंडेक्स है के कॉमन इंडेक्स है, तो बचेगी कौन सी सेकंड काइंड के अंदर, एक तो M बचेगी, एक IOJ बचेंगे। तो सेम इसके अंदर देखो आप, कोमा के बाद की इंडेक्स कॉमन है वो तो हटा दो आप, बाकी कौन सी बच रही है, यहाँ बच रही है आपकी I, और यहाँ नीचे बचेंगी I और J, यहाँ बचेंगी कौन सी, I तो हट जाएगी, यहाँ कौन सी बचेगी, LLJ बच जाएगी, कौन सी बचेगी, LLJ बच जाएगी। ठीक बात है। तो ये तो बना मेरा, ये भी सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है और ये भी सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल है, दोनों बन जाएंगे और आप इसके अंदर इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो। तो देखो क्या मिलेगा, इक्वल टू G इंटू, एक तो बना मेरा कौन सा, एक तो मेरा बना, एक तो अपना बना सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल। कौन सा सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल बना भी, ये देखो L कॉमन हटा दो, IIJ बनेगा, ये क्या बनेगा, IIJ बनेगा, ये बनेगा सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल IIJ प्लस ये G मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। तो देखो ये क्या बना, इसमें देखो कोमा के बाद की इंडेक्स I डमी इंडेक्स है, इसको हटा दो, बाकी क्या बच रही है, LLJ बच रही है, क्या बच रही है, LLJ बच रही है, LLJ बच रही है। किसकी वैल्यू है ये है डेल G अपॉन डेल XJ की वैल्यू है, डेल G अपॉन डेल XJ की वैल्यू। अब देखो भाई, I यहाँ भी डमी इंडेक्स है और L यहाँ भी डमी इंडेक्स है, दिखने में आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन दोनों वास्तव में सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ L जो है वो डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स को मैंने I से रिप्लेस कर दिया। डमी इंडेक्स जो मेरी I है, डमी जो मेरी I है ना इंडेक्स, सॉरी L इंडेक्स जो डमी इंडेक्स है उसका मैंने L को किससे रिप्लेस कर दिया, I से, क्योंकि डमी इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो L को मैंने I से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैं L को I से रिप्लेस करूंगा तो दोनों टर्म सेम बन जाएंगी, और दोनों टर्म सेम बन के ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2G IIJ बन जाएगा, ये IIJ बन जाएगा ये। और ये है डेल G अपॉन डेल XJ, डेल G अपॉन डेल XJ। अब रिजल्ट आप पहुंच सकें, आपको वैल्यू इसी की चाहिए, IIJ की वैल्यू चाहिए, और IIJ की वैल्यू किसके इक्वल, 1/2G डेल G अपॉन डेल XJ, 1/2G डेल G अपॉन डेल XJ। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था अभी, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो मेन इसके अंदर आप ये देखेंगे कि सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल ऊपर की इंडेक्स और नीचे की इंडेक्स, यदि एक इंडेक्स भी आपको कॉमन दिख रही हो तो आप इस रिजल्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था। इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर मोस्टली आपने जो रिजल्ट काम में लिए ना, वो रिजल्ट आपके काम में लेने वाले रिजल्ट कौन कौन से हैं, जो रिजल्ट आपने काम में लिए हैं, जो रिजल्ट आपने काम में लिया, मेनली क्या क्या चीज़ आपने काम में ली है, मेनली आपने ये चीज़ देखो, इधर ये काम की चीज़ है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट को मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करूंगा और इसके को फैक्टर आएंगे, इन को फैक्टर्स को मैं इसके को फैक्टर से कंपेयर कर दूंगा। ठीक बात है, और इसके को फैक्टर्स इस तरीके से लिखे जाएंगे, GIJ इक्वल टू G इंटू G कॉन्ट्रावेंट IJ की फॉर्म में लिखे जाएंगे। मेन रिजल्ट आपने इसी का यूज किया। ठीक है, तो ये इस से फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल की चारों प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।